Jai Hind observers, myself Satyavan Maurya and I am going to present class 12th physics theoretical lecture। और आज के लेक्चर्स में जो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं चैप्टर 3 को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में दो लेक्चर्स हम लोग ऑलरेडी डील कर चुके हैं, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, जिसमें हम लोगों ने करंट और इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन देखा था, इसके कॉन्सेप्ट को देखा था, इसके डेवलपमेंट को देखा था। और दूसरे लेक्चर्स में हम लोगों ने रजिस्टिविटी की बात किया था और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डील कर चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर 3 देखने के लिए इससे पहले आप लेक्चर 2 और लेक्चर 1 देख लीजिए, ताकि कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम जो स्टार्ट करें लेक्चर 1 लेक्चर 2 कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। लेक्चर 1 जहाँ से फिनिश हो वहीं से लेक्चर 2 स्टार्ट करें, लेक्चर 2 जहाँ से फिनिश हो वहीं लेक्चर 3 स्टार्ट करें। So please, all the observers are requested to please see and watch the lecture 1 and 2 of this chapter. Okay, let's proceed in this lecture, lecture 3. lecture 3 की बात हम लोग करेंगे। और आज जो चीज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या आज हम लोग डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर डील करेंगे। दूसरा हम लोग डील करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। द सेकंड पॉइंट वी विल डील द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ओके, चलिए ये दो चीज हम लोग डील करेंगे। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, फिर हम लोग इसके एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट करेंगे, इनके अंडरस्टैंडिंग्स को हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, चलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द एनर्जी कैरिड बाय carried by charge particle the energy carried by charge particle or the energy carried by current बात एक ही है, carried by current due to the potential difference, then this energy is called electrical energy। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। जैसे कोई बॉडी ए है और कोई बॉडी यहाँ पे बी है, कोई बॉडी ए है और कोई बॉडी बी है। ओके, इसका टेम्परेचर अभी हम लोग ले रहे हैं, इसी की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को समझेंगे। सपोज करते हैं इसका टेम्परेचर है, आप 15 डिग्री सेंटीग्रेड ले लीजिए। इसका टेम्परेचर कितना है? इसका भी टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जब आप इसको कांटेक्ट में लेके आते हैं बॉडी ए और बॉडी बी को, जब आप बॉडी ए एंड बॉडी बी को आप कांटेक्ट में लेके आएंगे, तो क्या इन दोनों बॉडीज से यहाँ से एनर्जी निकल के जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। ओके, दोनों का हॉटनेस एंड कोल्डनेस लेवल क्या है? सेम है। जितना ठंडा ये है उतना ही ठंडा ये है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आपका टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तब तक एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। तो जो एनर्जी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ट्रांसफर होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? हीट एनर्जी। अब अगर ये आपका 10 होता तब एनर्जी यहाँ से यहाँ इसमें ट्रांसफर होता, मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में ट्रांसफर हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हीट एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ट्रांसफर होने वाली एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट एनर्जी। वैसे ही अगर सपोज करते हैं कोई पॉइंट ए है, वायर है, एक वायर यहाँ पे है,
वायर में इसका पोटेंशियल सपोज कितना है, पोटेंशियल इसका ले लीजिए सपोज दैट 5 ले लीजिए, और इसका पोटेंशियल भी कितना ले लीजिए 5। तो जो चार्ज यहाँ पे है, चार्ज Q ले लीजिए। तो अगर यहाँ पे कोई चार्ज है तो वो चार्ज कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी पोटेंशियल और इसका भी पोटेंशियल क्या है, सेम है। इसका भी वोल्टेज, इसका भी वोल्टेज सेम है। जब दो पॉइंट के वोल्टेज सेम होते हैं, उनके बीच में आप वायर कनेक्ट कर देते हैं, तो चार्ज इधर से उधर नहीं जाते, वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वोल्टेज दोनों का सेम है। और अगर आप, तो इसका मतलब कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। अगर आप क्या करते हैं, दो पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इसका वोल्टेज लेवल सपोज दैट आपने 10 कर दिया, इसका वोल्टेज कितना कर दिया 5। तो अगर आप वोल्टेज, अब देखो डिफरेंट हो गया ना, यहाँ 10 था, यहाँ 5 हो गया, अलग अलग हो गया। तो जब वोल्टेज डिफरेंस हो जाता है तो यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है Q, वो किधर ट्रांसफर होने लगता है, B की तरफ। आपने एक वायर यहाँ पे कनेक्ट किया है, तो जब वोल्टेज डिफरेंस होगा, दो पॉइंट विच हैव वोल्टेज डिफरेंस, then charge particle will traverse from A to B, and this charge particle travels only because of the voltage difference। ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ इसलिए जा रहा है क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ वोल्टेज डिफरेंस जहाँ भी है वो क्या करता है, चार्ज पार्टिकल्स को एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। तो जब ये एनर्जी इसको मिल जाती है, यही एनर्जी लेके जाता है। तो जो एनर्जी चार्ज पार्टिकल को वोल्टेज डिफरेंस के कारण मिलता है, दैट एनर्जी वी कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जब चार्ज पार्टिकल मोशन पर होता है तो इसको हम लोग करंट बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक करंट फ्लो होती रहेगी तब तक हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेंटेन रहेगी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे, अच्छा कैपेसिटर में करंट फ्लो नहीं होता है, कैपेसिटर में चार्जेस स्टोर रहते हैं ऐसे, यहाँ पे भी, वहाँ लेकिन करंट नहीं फ्लो होता, वहाँ चार्जेस रुके हुए होते हैं, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो जब तक वोल्टेज डिफरेंस रहेगा तब तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहेगी। जब वोल्टेज डिफरेंस दोनों के बराबर हो जाएगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो हो जाएगी। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन देखेंगे वो देखेंगे कि करंट के कारण कितना है, ठीक, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखते थे वो रुके हुए चार्जेस के कारण देखते थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग करंट के कारण, जब चार्जेस मोशन कर रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब चार्जेस मोशन करते रहते हैं तो एक टाइप की एनर्जी होती है, वो भी किसके कारण, वोल्टेज डिफरेंस के कारण, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस, और कब हमारे वायर में करंट फ्लो होता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको समझेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ध्यान से समझिएगा। डायरेक्शन ऑफ करंट या पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। अब देखते हैं, देखिए जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट ए। सपोज पॉइंट ए का जो वोल्टेज है, पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना है, VA, पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना है, VB। ओके, अब सपोज करते हैं पोटेंशियल ए ज्यादा है और पोटेंशियल बी क्या है, कम है। तो इसका पोटेंशियल VA क्या है, ग्रेटर है किससे, VB से। जब यहाँ VA का पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ का पोटेंशियल कम है, तो जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे होगा, अब वो क्या करेगा, धीरे धीरे मूव करता चला जाएगा इधर इस साइड। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उधर करंट भी हो जाएगी। तो करंट का डायरेक्शन A से B की तरफ, A से B की तरफ क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन। हमेशा करंट का जो डायरेक्शन लेते हैं, ध्यान से देखते चलिए, करंट का डायरेक्शन जो लेते हैं, जैसे सपोज दैट यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, अगर इस पॉइंट से इधर आप करंट जा रही है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होता है V1, इसका पोटेंशियल V2 क्या होता है, कम। तो V1 हमेशा ज्यादा होगा V2 से। तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है और इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं।
तो एक चीज, तो करंट में क्या लिखेंगे, करंट नोट करते चलिए प्लीज, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, एंड इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, फ्लोइंग ऑफ द चार्ज करंट। अब सपोज करते हमने dq चार्ज लिया, लेट, अब थोड़ा सा हम लोग इसको लिखेंगे, ये डायग्राम आप बना लीजिए इधर, लेट, इसको मैं रिमूव करना चाहूंगा, आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए, लेट, सारी चीजें लिखिए प्लीज, लेट पोटेंशियल एनर्जी एट, यहां का वोल्टेज कितना है, VA, पोटेंशियल VA है, लेट पोटेंशियल एनर्जी एट A इज कितना है, UA, इसका कितना होता है, चार्ज कितना है, dq, यहाँ चार्ज dq है, UA इसका कितना हो जाएगा, q इंटू V होता है ना, तो dq इंटू V कितना है, VA, और पोटेंशियल एट B, क्योंकि चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो पोटेंशियल एट B कितना होगा, सो पोटेंशियल एनर्जी एट B इसका हो जाएगा dq इंटू V। सो यहाँ से यहाँ तक चार्ज को जाने में कितना पोटेंशियल एनर्जी खर्च हुआ, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा U, तो यहाँ पे UA था, यहाँ पे UB, तो चेंज कितना हुआ, UB माइनस UA, सो UB माइनस UA, UB की जगह हम लोग ये पुट करेंगे dq इंटू V माइनस dq इंटू VA, ओके, और dq हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, VB माइनस VA, लेकिन बड़ा कौन सा है, VA, तो इसलिए VA इधर करना पड़ेगा, तो डेल्टा U इसका हो जाएगा dq, और माइनस ले लेंगे क्योंकि ये इधर आएगा, तो VA माइनस VB, ओके, तो VA माइनस VB को हम लोग डेल्टा V ले लेते हैं, सो डेल्टा U इक्वल टू माइनस डेल्टा B इंटू dq, ये हमारे पास क्या आ गया, बोलिए, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, ठीक। इसका मतलब यहां से यहां तक जाने में कितना पोटेंशियल एनर्जी खर्च हुआ, dq का दिस, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं, अब ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, सपोज करते हैं इन दोनों के बीच का जो आपका है रेजिस्टेंस है R, इन दोनों के बीच वायर का, फ्रॉम ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, V इक्वल टू I इंटू R, और dq इक्वल टू क्या होता है, dq इक्वल टू होता है I इंटू dt। सपोज यहां से यहां तक जाने में टाइम लगता है, वो कितना है, dt, लेट टाइम इज dt, सो dq के प्लेस में हम लोग ये पुट कर सकते हैं ना, I इंटू dt, सो डेल्टा U इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा V और I dt। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सप्रेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। अब यहां से यहां तक जब ये आपका पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे जाएगा, तो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता चला जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा था, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया, इसका मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी स्पेंड होता जाएगा, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, तो अब देखिएगा यहाँ तक समझ में आ गया ना, आगे देखिए, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी कितना होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि टोटल एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी कंजर्व रहती है, ऐसा नहीं कि आपकी चेंज होती रहती है। तो इसलिए टोटल जब चेंज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0। भाई आपका कैसे देखिएगा, इसको कैसे लिखते हैं, इसका क्या होगा कांस्टेंट, टोटल एनर्जी क्या होगी कांस्टेंट, टोटल एनर्जी तो चेंज होगी नहीं। अब टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। अब चेंज निकालेंगे, सो चेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू 0। सो डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, माइनस ऑफ डेल्टा यू की ये हम लोग पुट कर देंगे। तो डेल्टा के इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा बी आई डी टी। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास। ओके, दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से यहाँ तक जाने में पोटेंशियल एनर्जी कितना खर्च हुआ, ये माइनस डेल बी आई डी टी, और जितना पोटेंशियल एनर्जी खर्च हुआ उतना इसके पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में वर्क कितना हुआ। तो अब हम लोग फॉर्मूला देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। सो नोट करते चले प्लीज, फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, इसके बराबर। तो W इक्वल टू हो जाएगा बी आई डी टी। यहाँ पे हम लोग बी लिखेंगे, बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इसके प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा देखिएगा, इसको हम लोग बी मान रहे हैं और बी इक्वल टू हो जाएगा बी ए माइनस बी बी। तो ये आपका ये वोल्टेज डिफरेंस है, वोल्टेज नहीं है बल्कि क्या है, वोल्टेज डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। जैसे यहाँ पे आप ले लीजिए 5 और यहाँ पे ले लीजिए 3, तो 5 माइनस 3 कितना हुआ 2, तो ये क्या है 2। तो इसको ध्यान से देखते रहिएगा। तो B और यहाँ पे B ले लिया हमने और I dt, तो इसको चेंज इन वर्क डन। सो dW अपॉन dt इक्वल टू B इंटू I। तो कितना वर्क डन हुआ, बी आई डी टी। अब वर्क डन पर यूनिट टाइम नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पे कितना आ गया बी इंटू आई। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर पी। तो पी इक्वल टू होता है बी इंटू आई। तो P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो पावर हम लोग यूज करते हैं, जब वोल्टेज डिफरेंस कितना हो V और करंट कितना हो I, तो पावर डिसिपेटेड कितना हो जाता है, V इंटू आई। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सो अब हम लोग थोड़ा सा एक टॉपिक लिखेंगे। इसको मैं हटा रहा हूँ, देख लीजिए। सो वी कैन से दैट power of the electrical system, so power of electrical system B into I। तो पावर ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम कितना हो जाएगा, B इंटू आई। और B हमारा क्या है, वोल्टेज डिफरेंस, और यही पावर डिसिपेटेड हो जाएगा, पावर डिसिपेटेड इक्वल टू V इंटू आई। ठीक, तो अब कहीं पे अब आप तुरंत बता सकते हैं कितना पावर आपका खर्च हुआ। जैसे कहीं पे मान लीजिए आपको वोल्टेज डिफरेंस पता है V और कितनी करंट फ्लो हो रही है I आपने मेजर कर लिया। तो जब I आप मेजर कर लोगे तो आप तुरंत बता दोगे V इंटू आई, यहाँ पे क्या होगा, पावर खर्च हुआ। ओके, तो चलिए आगे। तो P इक्वल टू V इंटू आई हो गया ना, देखते चलिए।
सो P इक्वल टू V इंटू आई फ्रॉम द, सपोज करते हैं इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस कितना है R, फ्रॉम द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है V इक्वल टू I इंटू R, सो P इक्वल टू, जहां P है वहां पे I इंटू R करेंगे, तो I इंटू R, एक I पहले है तो कितना हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R। सो पावर इस एक्सप्रेशन से भी हम लोग लिख सकते हैं, R की जगह हम लोग, I की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं V अपॉन R कर सकते हैं, एंड इस एक्सप्रेशन से हम लोग देखिए I की जगह क्या कर सकते हैं, R नीचे आ जाएगा V अपॉन R, तो पावर इक्वल टू हो जाएगा, ये V पहले से है, I की जगह पे हम लोग V अपॉन R कर सकते हैं, V अपॉन R, सो पावर इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। तो ये हमारा क्या है एक्सप्रेशन ऑफ द पावर। ठीक, तो अगर किसी भी सिस्टम का रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज डिफरेंस पता है, तो आप पावर निकाल सकते हैं, करंट पता है, वोल्टेज पता है, तो भी पावर, इन तीनों क्वांटिटीज में अगर आपको कुछ भी पता है VIR में, तो आप पावर तुरंत निकाल सकते हैं। ओके, तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द पावर। अब हम लोग एक नोट करके लिखेंगे, उसका थोड़ा सा एक्सप्रेशन देखेंगे, तो नोट करके लिखिए सब लोग, चलिए नोट करके लिखेंगे। देखिए जब भी कभी भी ट्रांसमिशन लाइन, जो जैसे ये वायर है आपके पास, ये आपका क्या है फैक्ट्री या आपका होम है, होम, और ये क्या है पावर लाइन, ट्रांसमिशन फैक्ट्री, पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन पावर स्टेशन है। अब यहाँ से आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर दूर तक हमें अपनी करंट भेजनी होती है, हमें अपनी, जैसे फैक्ट्रीज में हो गया, शहरों में लाइट होती है, तो बहुत दूर दूर तक पावर स्टेशन से हमें करंट भेजना होता है। इस हिसाब से तो जितना ज्यादा आपका, देखिएगा जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना पावर आपका कम होता चला जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, हम क्या करें कि हमारी पूरी पावर यहाँ तक पहुँच जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि वायर जितना लंबा होता है ये भी पावर कंज्यूम करता है। आप यहाँ से पावर भेजोगे तो कुछ पावर यहाँ खर्च हो जाएगा, कुछ पावर यहाँ खर्च हो जाएगा। अगर ये रास्ते में जो तार है, वायर है, अगर ये ज्यादा पावर कंज्यूम करने लगेगा तो हम लोग अपने टारगेट पर जो पावर है उसको हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे। सपोज दैट हमें यहाँ 15 की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे पावर आपने यहाँ पे कितना भेज दिया, 20 भेज दिया, तो यहाँ पे केवल 5 ही खर्च होना चाहिए। अगर यहाँ बहुत ज्यादा खर्च होने लगा, पता लगा यहाँ पे 10 वाट आपका पावर खर्च हो रहा है, तो इसका मतलब हमें तो केवल 5 ही वाट मिलेगा, या यहाँ से आप देखोगे तो 10 वाट मिलेगा। ओके, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो रास्ते में पावर कंज्यूम होता है इसको हमें कम किया जाना चाहिए, या फिर जितनी यहाँ पे जरूरत है उस हिसाब से कैलकुलेशन करके यहाँ से हमें भेजना चाहिए। अगर ये रास्ते में जो पावर है, अगर ये 10 वाट ले रहा है तो हमें यहाँ से कितना भेजना पड़ेगा, 25 वाट। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इस सिस्टम को मिनिमाइज करते हैं। ठीक, तो चलिए सपोज करते हैं लेट अब पावर, यहाँ पे हमें जरूरत पावर किसकी है, P। लेट P एंड P इज द पावर, P is the power at home and R is the resistance, R is resistance, ओके, स्पेलिंग देख लीजिएगा, R is the resistance। और सपोज करते हैं PC is the power of cable, PC is the power of cable and RC is the resistance of cable, ठीक। सो तो हमें कितने पावर की जरूरत है, सो पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा V इंटू आई, या फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, V स्क्वायर अपॉन R। ये पावर कहाँ पे है, ये पावर है हमारे घर का, यहाँ का। अब इसके लिए हमें पावर निकालना है, किसके लिए, ये, तो यहाँ पे जो पावर आएगा इसके लिए केबल का जो पावर होगा PC इक्वल टू हो जाएगा V इंटू
आई वी एक सेकेंड वी स्क्वायर अपॉन आर सी, या फिर हम लोग इसको ऐसे इस वाले टर्म में आई स्क्वायर को आर सी के टर्म में लिख सकते हैं। देखते रहिए। तो पीसी का जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, पावर पीसी इक्वल हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर सी। तो जितनी करंट तो सेम रहेगी, जितनी करंट यहाँ से भेजेंगे उतनी ही करंट यहाँ पे पहुंचेगी, तो करंट तो सेम रहेगी। तो जब करंट सेम रहेगी तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आई के प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे P अपॉन V। सो पीसी यहाँ से देखिए पीसी इक्वल टू आई तो सेम रहेगा, तो आई के प्लेस में हम लोग P और अपॉन V लिख सकते हैं। तो P स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू आरसी। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हमें पता हो गया, सपोज दैट हमें पता हो गया कि हमें इतना P की रिक्वायरमेंट है हमारे घर में, तो यहाँ वायर में कितना आपका खर्च होगा पावर, उस इससे हम लोग निकाल सकते हैं दिस। तो पीसी इज द पावर इन केबल, ओके। अब यहाँ पे देखिए वोल्टेज डिफरेंस कहाँ से है, यहाँ से। दिस इज द वोल्टेज डिफरेंस V, इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो क्या है, V है। तो अगर अब हम लोग V बढ़ाएंगे, इसीलिए कहा जाता है कि जितना ज्यादा पावर यहाँ पे होगा उतना ज्यादा हमारी जो करंट है वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल भी हो सकती है और ज्यादा पावर हम लोग यहाँ पे पहुंचा सकते हैं। और ये देखिए जब हम V को बढ़ाएंगे तो पीसी क्या होगा, कम होगा। ये पावर क्या है, केबल का है। इसका मतलब V जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा केबल में जो हमारा यूज होना है, केबल में जो पावर खर्च होगी वो कम हो जाएगी। और जितना हम लोग कम वोल्टेज यहाँ से भेजेंगे उतना यहाँ ज्यादा खर्च हो जाएगा और यहाँ कम पहुंचेगा। ये रिलेशन आपको बता रहा है, देख लीजिए, है ना। तो इसका मतलब ये होगा, अच्छा जब ट्रांसमिशन लाइंस भेजी जाती है तो यहाँ पर वोल्टेज बहुत हाई रखा जाता है। इसी वजह से आप देखिए ये डेंजर का निशान यहाँ पे बना देते हैं। ये डेंजर का निशान देखिए ऐसे बना रहता है, फिर ऐसे ऐसे कट कुट रहता है। तो डेंजर का मतलब यहाँ बहुत हाई वोल्टेज है। क्यों? क्योंकि इसको बहुत दूर तक लाइन भेजना है, बहुत हाई डिस्टेंस तक लाइन भेजना है, ओके। तो इसका मतलब ये होगा, समझ गए ना। इसका मतलब यहाँ से बहुत हाई वोल्टेज रहेगा तब केबल में कम खर्च होगा और यहाँ पे ज्यादा पहुंचेगा। ये हमारे लिए बहुत सही अरेंजमेंट है, ओके। तो इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी पे पूरा पावर का जो ट्रांसमिशन होता है, पावर का जो डेसिपेशन केबल में होता है, हम लोग मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे ही हम लोग डिसाइड करते हैं। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। और देखिए R इक्वल टू रो इंटू N अपॉन A होता है ना, तो लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना पावर भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो हमें R अपॉन V स्क्वायर को इस हिसाब से मैनेज करना है कि पावर हमारा कम ही हो, बढ़े ना, क्योंकि लेंथ भी बढ़ाएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम है। तो इसलिए इनका कैलकुलेशन हम लोग बहुत प्रॉपर तरीके से करते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब समझ गए ना कैसे करंट फ्लो होती है, वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है, डायरेक्शन हम लोग क्या लेते हैं, सारी चीजें समझ गए। चलिए नोट करते चलिए आप लोग, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस। हेडिंग डाल दीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में क्या है, हमें बहुत सारे रजिस्टर्स दिए जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको 2 रजिस्टर्स दिया गया, आपको रिक्वायरमेंट कितने रजिस्टर्स की है, 3 की। आपको 3 की रजिस्टर की जरूरत है, लेकिन आपको दिया कितना क्या है, या सपोज करिए कि आपको रिक्वायरमेंट है 1/2, तो आपको सपोज दैट 1 ओम की रिक्वायरमेंट है, ठीक।
और हमें लेकिन दो रजिस्टर्स दिया गया है 2 ओम 2 ओम का। अब 1 ओम कैसे फाइंड आउट करें? इसको तो हम लोग काट नहीं सकते, समझिएगा। 2 ओम का है, मतलब 2 रुपए 2 रुपए है, 2 रुपीज 2 रुपीज। इसको 1 रुपीज में कैसे इन्वेस्ट करें? और जबकि हम 2 के कॉइन को काट कर 1 की वैल्यू तो ला नहीं सकते, तो कैसे इसको जोड़ के क्या करें हम लोग कि 1 आ जाए? वही काम हम लोग को यहाँ पे भी करना है कि 2 ओम का रेजिस्टेंस हमें दिया गया है। अब 2 ओम रेजिस्टेंस से 1 ओम रेजिस्टेंस कैसे बनाएं, क्या कनेक्ट करें? तो इस तरह से हम लोग देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन, कैसे कैसे हम लोग रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करके अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। कभी कभी जरूरत होती है कि एक ही सर्किट में कई सारे रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने की, लेकिन मतलब उनको कैसे कनेक्ट करें, इसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो आप लिख लीजिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर, या फिर थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इज नोन एज इन द combination of register sometimes we have required to achieve our own requirements for this purpose we study the combination of registers. Okay, there are two types of combination. There are 2 types of combination. सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस का हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन देखते रहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए हेडिंग डाल देंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशंस को समझेंगे, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशंस, चलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखिए व्हेन, इसमें लिखिए व्हेन सेकंड टर्मिनल, देखिएगा सेकंड टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रजिस्टर, when second terminal of first register is connected with first terminal of second register and second terminal of second register is connected with first terminal of third register and so on. ओके, मतलब हम लोग ऐसे लाइन से कनेक्ट करें, एक के बाद एक ऐसे कनेक्ट करते चले जाए। एक रजिस्टर ऐसे कनेक्ट किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, लाइन से लीनियरली जब हम लोग कनेक्ट करते चले जाते हैं तो इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर। तो चलिए देखते हैं, बना लीजिए इसको। उसके बाद रजिस्टर को हम लोग ऐसे ही डिनोट करते हैं, ये एक रजिस्टर हो गया ए बी, उसके बाद सी, फिर देखिए थर्ड रजिस्टर क्या किए हैं, इसके सेकंड वाले से, फिर उसके बाद यहाँ पे डी होगा, उसके बाद देखिए फोर्थ का फर्स्ट, थर्ड के सेकंड से कनेक्टेड है। तो जब इस तरह से कनेक्ट होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। इसको R1 बोल दीजिए, R2, R3, R4। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा सेम होती है। तो अब लिख लीजिए थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन या पॉइंट रिगार्डिंग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर। पहला इसमें लिखिए
करंट रिमेन्स सेम, करंट रिमेन्स सेम। जितनी करंट यहाँ पे आई होगी उतनी ही करंट यहाँ पे भी होगी, उतनी ही करंट यहाँ पे भी होगी, उतनी ही करंट यहाँ पे भी होगी। ओके। दूसरा वोल्टेज डिवाइडेड वोल्टेज अलग अलग होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा V1, यहाँ पे कितना हो जाएगा V2, यहाँ पे कितना हो जाएगा V3, यहाँ पे कितना हो जाएगा V4। तो वोल्टेज बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ठीक, तो टोटल R1 प्लस R2 R3 R4। अब हमें बताना है टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए हम लोग आगे कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन वगैरह देख लीजिए। सो यहां से देखिए, तो अब हम लोग देख रहे हैं तो आई सब में करंट क्या है, सेम है। तो सपोज करते हैं इनको सबको मिला के हटा के एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग लगाते हैं। तो लेट आर इक्विवेलेंट इज द रेजिस्टेंस। क्वेश्चन उठता है कि अगर इनको हटा दें, if we want to replace all these resistance, then what should be the value of equivalent resistance so that the circuit have the same current. Okay, R equivalent is the resistance when the I remains unchanged, I remains same, I हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब देखिए, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कैसे इसको R कनेक्ट किए हैं ना, देखते रहिए। उसके बाद ये ठीक है, दैट इज R1 R2 R3 R4। एक यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट किया हुआ है और जिसका वोल्टेज कितना है V। तो सपोज करते हैं बैटरी से करंट कितनी जा रही है, बैटरी से करंट जाएगी I। जो करंट बैटरी से निकलेगी वही करंट यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह आपकी करंट क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो इसलिए, और वोल्टेज भी है, यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा V1 V2 V3 V4। सो टोटल वोल्टेज जो बैटरी का है वो देखिए 4 पार्ट में स्प्लिट हो जा रहा है, V1 V2 V3 V4। सो V इसका तो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ओके। अब सपोज करते हैं इस चारों रेजिस्टेंस को हटा के हमने क्या किया, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दिया है, उसका नाम है R इक्विवेलेंट। तो इसलिए V इसका क्या हो जाएगा, I इंटू R। तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, I इंटू R इक्विवेलेंट। V1 इसका क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ से I इंटू R1, क्योंकि करंट सब में सेम है, तो I इंटू R1 I इंटू R2 I इंटू R3 I इंटू R4। इसके प्लेस में हो जाएगा I इंटू R1, इसके प्लेस पे हो जाएगा I इंटू R2 I इंटू R2, इसके प्लेस पे हो जाएगा I इंटू R3 एंड एट द प्लेस ऑफ V4 I इंटू R4। ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, I R इक्विवेलेंट, यहाँ से I कॉमन ले लेंगे तो अपने पास बचेगा I R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। I से I कैंसिल आउट। सो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो देखते रहिए, तो इसका मतलब ये हुआ R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। This means indicates that this expression is that if you are connecting all the resistance in the series combination, then the total equivalent resistance will be the sum of algebraic sum of all these, or you may say the scalar sum of all these individual resistances। ओके, अलग अलग रेजिस्टेंस के सम के बराबर होगा। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक, तो टोटल सपोज दैट यहाँ पे 1 1 1 1 ओम आपने लगाया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। आप बस टोटल करो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर m रेजिस्टेंस। इसमें आगे लिख लीजिए फॉर m रेजिस्टेंस देखते चलिए। R इसका हो जाएगा समेशन ऑफ
आर आई इक्वल टू 1 टू एन आर आई, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट 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 आर एन, सबको ऐड कर देना है बस। ठीक है, आगे चलते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सब चीज नोट कर लीजिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब यहां से करंट चलेगी तो करंट के पास केवल एक ही रास्ता होगा, बस वो केवल यहीं पे जाएगी। तो जब करंट यहां से होकर जाएगी तो कुछ वोल्टेज V का कुछ पार्ट यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस है। उसके बाद करंट आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा V2, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप V3, यहाँ पे वोल्टेज V4। तो टोटल जो वोल्टेज है उसका कुछ पार्ट यहाँ पे खर्च हो जाएगा। जैसे आप पैसा लेके चलते हैं 10 रुपए, कुछ पार्ट यहाँ पे खर्च हो गया 2 रुपए, 3 यहाँ पे खर्च हो गया, फिर 3 यहाँ पे खर्च हो गया, फिर 2 यहाँ पे, टोटल खर्च हो गया ना। तो उसी चीज से हम लोग क्या किए, टोटल कितना पैसा मिलेगा, V में जितना आपने खर्च किया उतना टोटल आपने जितना लिया था। इसी वजह से हम लोग ये फार्मूला लगा के और फाइनली रिजल्ट ऑब्टेन कर दिए। अब हेडिंग डाल दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको सब आप लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, बहुत आराम से नोट्स बना सकते हैं, है ना। चलिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब ऑल द फर्स्ट टर्मिनल आर कनेक्टेड टुगेदर, देखिए आप लिख लीजिए, व्हेन ऑल द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड टुगेदर एंड सेकंड आर कनेक्टेड टुगेदर। अब यहां से हमने इसके साथ कनेक्ट कर लिया, यहां से हमने इसके साथ कनेक्ट कर लिया, यहां से देखिए सबके फर्स्ट टर्मिनल और सबके सेकंड टर्मिनल आपस में एक साथ कनेक्टेड है कि नहीं। इसके ऊपर ये भी फर्स्ट टर्मिनल, सबके फर्स्ट एक साथ, सबके सेकंड एक साथ। और ये रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4, इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से। ओके, तो सबके जब फर्स्ट टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड हो और वो भी बैटरी के टर्मिनल से, दूसरा जो टर्मिनल हो वो भी आपस में कनेक्टेड हो बैटरी के किसी निगेटिव टर्मिनल से, तो सच कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस इज नोन एज द पैरेलल कॉम्बिनेशंस। प्लीज फिगर बना लीजिए। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सपोज करते हैं कि बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है, V। जब यहाँ से करंट चलना स्टार्ट करेगी तो करंट का कुछ पार्ट यहाँ पे इधर चला जाएगा I1। यहाँ से सपोज करते हैं I करंट चलना स्टार्ट की, जब I करंट यहाँ से चलना स्टार्ट की तो उसका कुछ पार्ट I1 में चला, इधर चला जाएगा R4 में, या आप इसको I4 ले, और कुछ पार्ट यहाँ चला जाएगा I3, और कुछ पार्ट आपका I2 में चला जाएगा, कुछ पार्ट आपका I1 में चला जाएगा। तो करंट अब यहाँ से क्या करें, करंट के पास कई रास्ते मिल रहे हैं, एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया। तो जो बची हुई करंट है वो सब आपकी ऐसे चली जा रही है। तो इस पार्ट में I1, इस पार्ट में I2, इस पार्ट में I3, इस पार्ट में I4। उसके बाद जब सब लोग ऐसे निकल के फिर यहाँ पे आएंगे तो फिर आपस में मिलकर कितनी हो जाएंगी, I। ओके, और यहाँ पे देखिए वोल्टेज है, इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो कितना है, V। इसका मतलब इसका और इसका वोल्टेज डिफरेंस V है। इससे देखो ये भी कनेक्टेड है, इनके बीच का वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा, सेम V। इनके बीच का भी वोल्टेज डिफरेंस V होगा, इनके बीच का भी V और इनके बीच का भी V। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशंस में करंट अलग अलग हो जाती है और वोल्टेज सेम हो जाता है। इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट स्प्लिट्स, करंट क्या हो जाता है, स्प्लिट्स हो जाता है, और वोल्टेज क्या हो जाता है, वोल्टेज रिमेन्स सेम, वोल्टेज रिमेन्स सेम। और वो भी किसके बराबर, बैटरी का जो वोल्टेज है V, बैटरी की, और यहाँ किसके बराबर, बैटरी का जो वोल्टेज है उसी के बराबर वोल्टेज हो जाएगा। तो इसका मतलब करंट आपकी डिवाइड हो रही है। सपोज करते हैं इसको हटा के हम क्या करते हैं, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसका नाम है R इक्विवेलेंट। अब हमने सबको हटा के एक रेजिस्टेंस लगा दिया R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से जो करंट जाएगी I होगी, और जो वोल्टेज V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। तो अब हम लोग देखेंगे टोटल यहाँ से कितनी करंट आई थी, I,
तो टोटल I इसका हो जाएगा I1 प्लस, क्योंकि I आपकी बढ़ रही है ना, 4 आपकी, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I3 प्लस I4। अब हम लोग देखेंगे इधर क्या हो जाएगा, B इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, I इक्वल टू B अपॉन R इक्विवेलेंट। I1 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, B यहाँ पे, B यहाँ पे, B यहाँ, B यहाँ, I1 इक्वल टू हो जाएगा B अपॉन R1, यहाँ लिखिए B अपॉन R1 प्लस B अपॉन R2 प्लस B अपॉन R3 प्लस B अपॉन R4। अब B से B कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे B बाहर आ गया, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, B सब में कॉमन आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। देखिए सब में B है तो B कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2, यही आपका रिमेन्स हो जाएगा। B से B कैंसिल, सो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4, 1 अपॉन R4। यही हमारा क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस। इसका मतलब अगर इनको हम लोग हटाएंगे तो जो फाइनल रेजिस्टेंस हमको लगाना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि इनको हटा दो और सर्किट में कोई फर्क भी ना पड़े, जितना करंट हम लोग ले रहे थे उतनी ही करंट हम लोग ले। सपोज दैट आपको बोला गया है कि आप I से ज्यादा करंट नहीं ले सकते हैं, I से ज्यादा करंट आप नहीं ले सकते हैं, और आपको वोल्टेज भी उतना ही मिलेगा जितना B है, B से ज्यादा बढ़ाना नहीं है। तो और आप जला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, फैन चला रहे हैं और कूलर चला रहे हैं, AC चला रहे हैं, अब आपका मन है हीटर चलाने का, लेकिन करंट और वोल्टेज उतना ही होना चाहिए। तो कितना हीटर, कितने ओम का हीटर लगाएं हम लोग कि इसके बराबर हो जाए, सर्किट में कोई फर्क भी ना पड़े। इसको आप बंद करके वायर दोनों हीटर में लगा दीजिए, तो वो कितना हीटर, कितना ओम का हीटर लगाएंगे। इस वजह से हमें इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ती है कि हम सारी चीजों को छोड़ के अगर एक तरफ लगा दे तो भी हमारा काम हो जाना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह से, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे आपका होता है। देखिए R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डाटा था, ओके। ये सीरीज कॉम्बिनेशन और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, समझ गए। तो ये पूरा हमारा क्या था, कॉम्बिनेशंस का, रेजिस्टेंस का, और इसके पहले हम लोगों ने एनर्जीज और पावर्स के बारे में देख लिया। तो आज हम लोगों ने दो चीज को बहुत डिटेल्स में स्टडी किया है, ठीक है। एक हम लोग और थोड़ा सा कर लेते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर लेंगे। जब दोनों हमारे रेजिस्टेंस सीरीज में भी हो और पैरेलल में भी हो, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा एक बार देखिए। जैसे सपोज दैट आपको दिया गया है दिस इज R1, उसके बाद ये रेजिस्टेंस है R2, उसके बाद ये रेजिस्टेंस है R3। तो अब देखिए ये दोनों लोग आपस में पैरेलल में हैं। जब पैरेलल में है तो पहले इन दोनों लोग को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, सपोज करते हैं इनका नाम है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, R डैश इक्वल टू 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो रेजिस्टेंस R, अब इसको क्या करिए, इधर आपका एलसीएम ले लीजिए, R2 R3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा R3 प्लस R2, 1 अपॉन R डैश। अब पढ़ लीजिए, टेक द रेसिप्रोकल, R डैश इक्वल टू हो जाएगा, इसको भी रिवर्स करिए, R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3, है ना। ये हो गया, ये अभी इसका रेजिस्टेंस है इसका। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से बनाकर रिकम्बाइन करेंगे। R1, अब इनकी जगह पे हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, ये R डैश। तो अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R डैश। सो R इक्विवेलेंट इसका, क्योंकि अब सीरीज में ऐड कर देते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R डैश के बेस पे ये पुट कर दीजिए, R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3। ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस हो गए, ठीक है।
तो अप्रॉक्सीमेट हम लोग इतनी सारी चीजें आज कवर किए हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी और उनके सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो आप लोग इसको समझते रहिएगा। अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं अब आपसे अगले लेक्चर्स में अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा सेल के बारे में होगा, इलेक्ट्रिक बैटरी के बारे में होगा। ठीक है, तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, चलते हैं, मिलेंगे अब आपसे अगले लेक्चर्स में। जय हिंद एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।